वैशाली और रोहित की शादी 3 साल पहले ही हुई थी। वैशाली के पिता सेवानिवृत्त हो चुके थे, जबकि वैशाली शादी के बाद भी नौकरी कर रही थी। वह चाहती थी कि वह अपनी पूरी तनख्वाह अपने मायके वालों को दे, ताकि वहाँ का खर्च चल सके। पति और ससुराल वालों का कहना था कि उन्हें इस बात की आपत्ति नहीं है कि वह मायके को आर्थिक सहयोग क्यों कर रही है, पर ससुराल की आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है, इसलिए वह आधी तनख्वाह ही अपने मायके वालों को दे। मगर वैशाली ने एक न सुनी और अपनी सारी तनख्वाह मायके को देती रही। इस बात को लेकर पति और सास ससुर से उसे कई बार विवाद भी हुआ। जब बात बढ़ी तो उसने अपने पति और ससुराल वालों से कहा कि वह उन्हें दहेज मांगने और उसके लिए प्रताड़ित करने के झूठे मामले में फंसा देगी। बेचारे ससुराल वाले चुप हो गए। रोहित के पिता यानी वैशाली के ससुर भी इस बीच बीमार पड़ गए। उनके इलाज में काफ़ी पैसा चाहिए था, इसलिए पति ने अपनी पत्नी को सख्त हिदायत दी कि वह आगे से अपनी तनख्वाह मायके न भेजे। उसे गुस्सा आ गया और पुलिस में जाकर उसने अपने पति और सास ससुर के खिलाफ दहेज के लिए सताने प्रताड़ित करने की रिपोर्ट लिखवा दी। पुलिस उन्हें पकड़ कर ले गई। बड़ी मुश्किल से जमानत हुई। तन्नू की शादी मनोज से हो गई। शादी के समय लड़के वालों ने किसी तरह की कोई मांग नहीं रखी। लड़की वालों ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो कुछ किया वह स्वीकार किया गया। शादी के बाद पता चला कि तन्नू के किसी लड़के के साथ पहले से ही प्रेम संबंध थे और आज भी वह उससे लुक छिपी कर मिलती है। एक दिन पति ने उसे अपने प्रेमी के साथ रंग रलियां मनाते देख लिया और घर आने पर उसकी पिटाई कर दी। इस पर उसने हल्ला मचाकर पति को बदनाम कर दिया कि वह दहेज में मोटरसाइकिल की मांग कर रहा है, नहीं दी इसलिए मुझे मारा। पुलिस व कोर्ट को उसने अपनी चोट भी दिखाई, लेकिन इस बात को स्वीकार नहीं किया कि उसके विवाहेतर संबंध हैं। नतीजन दहेज प्रताड़ना के आरोप में आज पति जेल में बंद है। मोनिका की शादी नरेंद्र से हुई। शादी के बाद से ही दोनों के विचार मेल नहीं खाए। घर परिवार वालों ने कहा कि यदि नहीं पटती है तो एक दूसरे से तलाक ले ले, लेकिन वह इसके लिए भी तैयार नहीं हुई। बोली, मैं तो ससुराल वालों की छाती पर मूंग दलूंगी। जरा सा विवाद होने पर वह पुलिस थाने पहुंच जाती है तथा दहेज प्रताड़ना की रिपोर्ट दर्ज करा देती है। अब तो पुलिस भी इस बात को जान गई है कि आपसी विवादों को दहेज प्रताड़ना का नाम दिया जा रहा है। प्राय देखा गया है कि लड़की ससुराल में जाकर दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाने की धोस देकर अपनी मनमानी करती है या अपनी मर्जी से पति और ससुराल वालों को चलाना चाहती है। जब उसकी बात नहीं बनती या उसका विरोध होता है तो वह दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाने से भी नहीं हिचकिचाती है। आजकल 28 से लेकर 35 साल तक सैकड़ों लड़कियां तलाक का दुख भोग रही हैं, क्योंकि पति पत्नी में नहीं बनती। कल तक लड़कियों और पत्नियों को पैर की जूती समझा जाता था। आज उनमें हजारों हुनर सीखकर पैसा कमाने लगी हैं और वे सास ससुर जेठ जेठानी या अपने पति का रोब सहने को तैयार नहीं हैं। जब रीति रिवाज का नाम लेकर रोक टोक लगाने की कोशिश की जाती है तो दबंग या पढ़ी लिखी लड़कियां पति पर आरोप लगा डालती हैं। कुछ झूठे कुछ सच्चे दहेज का आरोप लगाना बड़ा आसान है। प्रश्न यह है कि यदि लड़की वालों को पहले से ही यह ज्ञात है कि सामने वाला दहेज का इच्छुक है तो क्यों करते हैं शादी वहाँ पर। सामने वाला ज़बरदस्ती तो किसी लड़की से शादी नहीं करता। यदि आपको वहाँ शादी नहीं करनी है तो न करें,
लेकिन शादी के बाद उन्हें दहेज प्रताड़ना के झूठे केस में तो न फंसाएं। सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में फैसला देते हुए कहा कि किसी व्यक्ति को केवल दहेज की मांग के आधार पर ही दोषी नहीं ठहराया जा सकता है, जब तक कि इसके लिए मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना न दी जाए और इसके चलते मौत हुई हो। बेंच ने एक फैसले में कहा है कि अभियोजन को इस संबंध में पुख्ता सबूत पेश करने होंगे कि पीड़ित की मौत से पहले आरोपी ने मांग के सिलसिले में उसे प्रताड़ित किया था। भारतीय दंड विधान की धारा 498A या 304B के तहत दहेज मांगना अपने आप में कोई अपराध नहीं है। कानून का भेजा इस्तेमाल दहेज कानून को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। मामला चाहे जो हो, उसे दहेज से जोड़कर ससुराल पक्ष को प्रताड़ित और अपमानित किया जा रहा है। शिक्षित उच्च पदों पर पदस्थ महिलाएं भी इस कानून की आड़ में ससुराल पक्ष को मजा चखाने से बाज नहीं आती। यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को सलाह दी थी कि दहेज मामलों का दुरुपयोग न हो, इसके लिए दहेज कानून पर फिर से विचार किया जाए। आज लड़कों को शादी के लिए लड़कियां मिल नहीं रही हैं। ऐसे में दहेज मांगने की बात समझ से परे है, बल्कि कई बार तो शादी का पूरा खर्च लड़के वाले ही उठाते हैं, लेकिन बाद में लड़की वाले दहेज प्रताड़ना के झूठे आरोप में उन्हें फंसा देते हैं। अभी स्थिति यह है कि दहेज प्रताड़ना के 90% मुकदमे फर्जी होते हैं। उनमें सत्यता कम और असत्यता ही अधिक होती है। कानून ऐसा है कि इसमें बड़ी आसानी से निर्दोषों को फंसाया जा सकता है। शादी के 25 साल बाद या 3-4 बच्चे होने के बाद दहेज का मुकदमा करना मुकदमे की पोल खोल देता है। आमतौर पर सास ससुर अपनी बहू को बेटी की तरह ही रखते हैं और उसकी सुख सुविधा में कोई कसर नहीं छोड़ते। 1000 में से कोई एक इसका अपवाद भला हो सकता है, लेकिन अब गेहूं के साथ घुन भी पिसने लगा है। परिवार का हित चाहना बहू को रास नहीं आता। ऐसे में वह उन्हें अपने तरीके से परेशान करने लगती है तथा दुर्भावना और समझ के अभाव में वह अपने ही माता पिता तुल्य सास ससुर को जेल पहुंचा देती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।